हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को द्वंद्व समास के बारे में बताई थी। द्वंद्व समास किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद हैं। मैं बताई थी कि द्वंद्व समास के 3 भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, जिसमें मैंने इतरेतर द्वंद्व को आप लोगों को बता दिया है। आज मैं समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व को बताने जा रही हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। समाहार द्वंद्व, देखिए इसका नाम है समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह। इसमें जब समास होता है तो एक समूह बन जाता है। कैसे? देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा पदों को च से जोड़ा जाता है, किंतु समाहार का अर्थ प्रकट होता है, यानी समूह का अर्थ प्रकट होता है। समस्त पद सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। समास होने पर पूरा पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। पद तो एक वचन में होगा, लेकिन उसका अर्थ जो निकलेगा वह एक समूह के रूप में निकलेगा। ठीक है? जैसे दंताश्च ओष्ठश्च तेषां समाहार। दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ। दांत और ओठ, देखिए दंतोष्ठ एक वचन में है, लेकिन यह एक समूह को प्रकट कर रहा है, यानी दांत और ओठ का समूह। दंतः च यानी अनेक दांत, ओष्ठ द्विवचन में है, यानी 2 ओठ। उन सबका समाहार, तेषां समाहार, तेषां यानी उन सबका समाहार। दांत और ओठ, उन सबका समाहार दंतौष्ठम। ठीक है? पृष्ठंच उदरंच तयो समाहार पृष्ठोदरम। देखिए, पीठ और उदर उन दोनों का समाहार। हिंदी क्या होगा? पीठ और उदर उन दोनों का समाहार पृष्ठोदर। यह एक पद है, एक वचन में है, लेकिन पीठ और उदर दोनों इसका अर्थ निकल रहा है। यहाँ क्या होगा? संधि कर दे, पृष्ठ च उदर च। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, काशी च प्रयाग च तयो समाहार। काशी प्रयागम। काशी प्रयागम, काशी और प्रयाग उन दोनों का समाहार काशी प्रयागम। अगला है हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार हस्तपादम, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर, उन सब का समाहार, उन सब का समूह क्या हो गया? हस्तपादम। यानी हस्तपादम जो है भले ही एक वचन में है, लेकिन इसका अर्थ एक समूह को प्रकट कर रहा है, यानी हाथ और पैर। हाथ और पैर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाहार द्वंद्व में भी कुछ खास नियम होते हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। तो इस सूत्र के द्वारा हम एक नियम को समझ रहे हैं। नियम क, द्वंद्व प्राणी तुर्य सेनांगना, अर्थात प्राणी अंगवाचक शब्द यानी प्राणी का अंग हो, तुर्य यानी बाजा तथा सेना के अंगवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। किसी भी प्राणी का कोई अंग हो, तुर्य यानी बाजा हो, तथा सेना का कोई अंग हो, जहाँ ये सब शब्द आएंगे तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा। जैसे हम लोग उदाहरण को देखते हैं।
च नासिका च तेषां समाहारः। देखिए कर्णौ द्विवचन में है, यानी दो कान, नासिका एक वचन में है और एक नाक, यानी कान और नाक उन सबका समाहार, यानी उनका समाहार, कान और नाक उनका समाहार क्या हो गया? कर्णनासिकम। कर्णनासिकम, कर्णनासिकम भले ही एक वचन में है, लेकिन यह दो कान और नाक इन सब को बता रहा है, यानी एक समूह को बता रहा है। अगला उदाहरण देखिए, क्या हो गया यहाँ पर? रथिका च अश्वरोहा च तेषां समाहारः रथिकाश्वारोहम, यानी रथ वाले और घुड़सवार सैनिक। आप देख रहे हैं नियम कह रहा है कि यदि प्राणी का अंग हो, यानी या सेना का कोई अंग हो या कोई बाजा हो, तो ऐसे में समाहार द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कान और नाक प्राणी का अंग है और ये सेना के अंग हैं। और अगला उदाहरण देखिए, करौ च चरणौ च तेषां समाहारः कर चरणम। यहाँ यानी दोनों हाथ और दोनों चरण, उन सबका समाहार कर चरणम। यहाँ भी अंग बताया जा रहा है, प्राणी का अंग है, इसलिए यहाँ भी समाहार द्वंद्व है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक उदाहरण आया है, भेरी च पटहश्च तयो समाहार भेरी पटहम। भेरी च पटह च तयो समाहार, यानी भेरी यानी नगारा होता है और पटह भी एक तरह का बाजा है। ये यहाँ पर बाजा को दिखाया गया है। तो भेरी और पटह उन दोनों का समाहार भेरी पटह। भेरी पटह हिंदी में क्या हो जाएगा? भेरी पटह। यहाँ पर भेरी पटहम हुआ है संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बाजा को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी समाहार द्वंद्व है। सरश्च तुरीडश्च तेषां समाहार सर तुरीडम, यानी सर यानी बाण और तुरीड यानी तरकश, उन सब का समूह सर तुरीड यानी सर तुरीडम, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है? नियम ख, विशिष्ट लिंगो नौ देशो ग्राम, यानी लिंग भेद रहने पर नदीवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। ध्यान दीजिए, जब लिंग भेद रहे तब, कब? जब लिंग भेद रहे तब नदीवाचक शब्द में समाहार द्वंद्व होगा, यानी एक पुल्लिंग रहे और एक स्त्रीलिंग रहे, तब जो है समाहार द्वंद्व होगा। यदि दोनों पुल्लिंग रहे तो नहीं होगा, दोनों स्त्रीलिंग रहे तो भी नहीं होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गंगा च सोढ़श्च तयो समाहार गंगा सोढ़म। यहाँ देख रहे हैं गंगा स्त्रीलिंग है, सोढ़ पुल्लिंग है और उन दोनों का जो है समास हुआ है, इसलिए यहाँ समाहार द्वंद्व समास है। देख रहे हैं समाहार द्वंद्व के नियम के अनुसार गंगा सोढ़म नपुंसक लिंग एक वचन में हुआ है। और यही चीज जब लिंग भेद नहीं रहेगा तो गंगा सोढ़म मतलब इस तरह से नहीं होगा। यहाँ देखिए, लिंग भेद न रहने पर गंगा च यमुना च क्या हो गया? गंगा यमुने। क्या हो गया? गंगा यमुने। यहाँ पर देख रहे हैं गंगा और यमुना दो है तो द्विवचन में हो गया है। यहाँ पर नपुंसक लिंग एक वचन में नहीं हुआ है, यानी समाहार द्वंद्व यहाँ पर नहीं हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
है एक शेष द्वंद्व, यानी द्वंद्व समास का तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व। जैसा कि इसका नाम ही है एक शेष, यानी कई पद होंगे और कई पदों में से समास होने पर एक ही पद शेष रह जाएगा, उसे ही हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि एक विभक्ति युक्त दो या दो से अधिक पदों में जब केवल एक पद अवशिष्ट रह जाता है तब एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे देखिए जैसे बालकः च बालकः च बालको, यानी दो बालक, क्या हो गया, दो बालक। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बालक एक बालक, दो पद हैं, लेकिन समास होने पर एक पद लुप्त हो गया है, केवल एक ही पद शेष रह गया है। हाँ, दो है इसलिए हम यहाँ पर द्विवचन में लिख दिए हैं बालको, यानी दो बालक, इसका अर्थ निकलेगा। अगला उदाहरण है देवः च देवः च देवः च। देखिए यहाँ पर 3 बार आया है देवः देवः देव, और तीनों में एक ही विभक्ति है और पद भी एक ही समान है, इसलिए यहाँ पर दो पद को हम लोग लुप्त कर देंगे, केवल एक पद लिए हैं देव। अब देव का जो है बहुवचन रूप लिखेंगे, क्योंकि जब दो से अधिक पद आएंगे तो ये बहुवचन में चले जाते हैं। तो देवाः, क्या हो गया यहाँ पर, देवाः, यानी अनेक देवता। माता च पिता च, माता च पिता च, यहाँ भी एक ही पद शेष बचा है पितरौ, पितरौ। माता च पिता च, यहाँ च होगा, यहाँ भी च होगा, छूट गया है। माता च पिता च पितरौ, ठीक है। आगे देखिए इसमें भी कुछ नियम है, इसमें भी क्या है, कुछ नियम है। को हम लोग देख रहे हैं सरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तौ, यानी एक विभक्ति रहने पर एक समान रूप वाले शब्दों में एक पद अवशिष्ट रह जाता है। जब एक ही विभक्ति हो, एक ही समान के शब्द हों, यानी एक ही जैसे शब्द हों, तो वहाँ पर जो है एक ही पद शेष बचता है, बाकी पद लुप्त हो जाते हैं। हंसः च हंसः च हंसौ, दोनों एक ही जैसा शब्द है, दोनों में एक जैसी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए एक पद क्या हो गया है, लुप्त हो गया है और एक ही पद बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दो पद आया है, इसलिए हम उसको द्विवचन में लिख देते हैं हंसौ, जिसका अर्थ होगा दो हंस। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बालिका च बालिका च बालिका च बालिकाः, यहाँ बालिका 3 बार आया है, लेकिन हमने 1 बार लिखा है। 2 से अधिक है तो बहुवचन में हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में लिखा है बालिकाः, यानी लड़कियाँ। उसी तरह से फलं च फलं च फलं च, यहाँ भी च रहेगा, फलं च यानी फलानी, यानी फलानी। तो 3 बार फल आया है, लेकिन हमने 1 बार लिखा है, लेकिन इसको बहुवचन में लिखा है फलानी। यही एक शेष द्वंद्व है। इसका अगला नियम है विरूपाणामपि समानार्थानां, यानी एक समान विभक्ति रहने पर समान अर्थ वाले शब्दों में भी एक पद अवशिष्ट रह जाता है। यानी शब्द भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका अर्थ यदि समान निकलता हो और विभक्ति जो दोनों में समान लगी हो, तो जो है वहाँ भी एक शेष द्वंद्व होता है, यानी एक शेष रह जाता है। जैसे वक्रदंडः च कुटिलदंडः च, वक्रदंड अथवा कुटिलदंड, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों सही होगा। वक्रदंडो भी सही होगा और कुटिलदंडो भी सही होगा, क्योंकि वक्रदंडः का अर्थ भी टेढ़ा मेढ़ा डंडा होगा और कुटिलदंडः इसका अर्थ भी होगा टेढ़ा मेढ़ा डंडा।
शब्द भले ही अलग अलग हैं लेकिन दोनों के अर्थ समान निकल रहे हैं, दोनों में विभक्ति समान है, इसलिए यहाँ पर एक ही शेष रहेगा, वक्रदंड रहेगा या कुटिल दंड रहेगा। हाँ, दो है पद इसलिए द्विवचन में रहेगा, वक्रदंड अथवा कुटिल दंड। अगला है घटः च कलशः च, क्या हो जाएगा? घटौ। क्या हो जाएगा? घटौ अथवा कलशौ। यहाँ भी देखिए दोनों में विभक्ति समान है और शब्द अलग अलग हैं लेकिन दोनों के अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ भी एक ही शेष बचेगा। घटौ यानी दो घड़े, कलशौ यानी दो घड़े या दो कलश। आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए पुमान स्त्रियां, यानी स्त्री और पुरुष के साथ समास होने पर पुरुषवाचक शब्द अवशिष्ट रह जाता है। जब स्त्रीवाचक शब्द होगा और पुरुषवाचक शब्द होगा और दोनों का समास होगा तब जो है पुरुषवाचक पद की प्रधानता होगी, यानी शेष जो बचेगा वह पुरुषवाचक शब्द ही बचेगा। जैसे माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ भी होता है लेकिन एक से द्वंद में क्या होता है? पितरौ हो जाता है। यहाँ पर पिता पुरुषवाचक शब्द है इसलिए पिता ही प्रधान है, यानी पिता ही शेष है। तो पिता का द्विवचन ले लेते हैं पितरौ, माता और पिता। पितरौ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? माता और पिता। हंसः च हंसी च हंसौ, यहाँ पर देखिए हंस क्या है? पुल्लिंग है, हंसा होगा, क्या होगा? हंसा है ना। और हंसी क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन समास होने पर पुल्लिंग की प्रधानता यहाँ पर हुई है, यानी पुल्लिंग शेष बचा है और इसको द्विवचन में हमने लिख दिया है हंसौ, हंस और हंसिन। कुकुटः च कुकुटी च, यहाँ भी देखिए कुकुटः च कुकुटी च कुकुटौ, यहाँ भी कुकुट शेष बचा है और इसको हमने द्विवचन में लिख दिया है तो कुकुटौ। कुकुटौ माने मुर्गा और मुर्गी। ब्राह्मण च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी। यहाँ भी देखिए पुरुष पद ही शेष बचा है, स्त्री पद लुप्त हो गया है। तो इस तरह आप लोग समाहार द्वंद्व को समझे, एक शेष द्वंद्व को समझे और इस तरह द्वंद्व समास जो है समाप्त हुआ। अभी के लिए इतना ही।